यूक्रेन में क्या तैनात होंगे भारत और चीन के 1 लाख सैनिक? जेलेंस्की के शांति सेना के प्रस्ताव पर चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट ने क्या बयान दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब नहीं भेजेगा अमेरिका बेड़ियों में जकड़ कर लोगों को, क्या रास्ता निकाला गया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत अपने देश के लिए सुरक्षा गारंटी मांगी है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन में 1 सैनिकों की शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। पूर्व चीनी कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट झोउ बो ने कहा कि उनके देश के सैनिक रूस यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। उन्होंने भारत के रोल को भी इसके लिए अहम कहा। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देश के साथ मिलकर यूक्रेन में काम करे तो ये कारगर साबित हो सकता है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज एंड स्टडी के सीनियर फेलो झोउ बो ने कहा कि चीन के पास युद्ध के बाद के शांति प्रयासों में योगदान के लिए पर्याप्त सैन्य ताकत है। उन्होंने 1990 के दशक में बीजिंग की भागीदारी का उल्लेख किया जब यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़े थे। झोउ ने कहा कि सामूहिक सुरक्षा गारंटी के बिना यूक्रेन सहज महसूस नहीं करेगा, उसे फिर से रूस के हमले का डर रहेगा। चीनी सैन्य विशेषज्ञ झोउ बो ने DW के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए चीन की 3 भूमिकाएं हो सकती है। पहला, यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा गारंटी प्रदान करने में भारत और दूसरी प्रमुख ताकतों के साथ जुड़ना। दूसरा, झोउ को लगता है कि यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों के साथ विकल्प वास्तविक नहीं है क्योंकि रूस इसे नाटो की उपस्थिति की तरह देखेगा और ये एक तरह से परेशानी पैदा करेगा। तीसरा, झोउ का मानना है कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में चीन की भूमिका हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में रूसी बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों के एक शांति सेना तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। उनका ये प्रस्ताव अमेरिका के यूक्रेन की नाटो सदस्यता हासिल करने की कोशिश को खारिज करने के बाद आया। ऐसे में जेलेंस्की सुरक्षा की वैकल्पिक गारंटी तलाश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूएन शांति सेना 120 से अधिक देशों की सेनाओं से ली गई है। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान का अहम योगदान है। ऐसे में बहुत साफ है कि चीन और भारत जैसे देशों की भूमिका पर दुनिया की नजर हो। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं यूक्रेन युद्ध में एक अलग ही लेवल पर यहाँ मुलाकात हो रही है और मुलाकात के बाद क्या फैसला होता है वो देखने वाली बात होगी। हमने तो आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने अपने कठोर अप्रवासन नीतियों के तहत कई देशों से आए अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजना शुरू किया है। इस प्रक्रिया में कोस्टा रिका ने पनामा के बाद ये घोषणा की कि वह भारत और मध्य एशिया से आए प्रवासियों को स्वीकार करेगा जिन्हें अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के निष्कासन पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई भारतीय और केंद्रीय एशियाई प्रवासी देश वापसी का सामना कर रहे थे। कोस्टा रिका का ये कदम उन देशों की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ता है जो ऐसे प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं। पनामा और ग्वाटेमाला के बाद कोस्टा रिका का निर्णय एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है, जहां अमेरिका अपनी अप्रवासन समस्याओं को प्रतिबंधित करने के लिए अन्य देशों के साथ काम कर रहा है। 1954 में ऑपरेशन वोट बैंक की शुरुआत हुई थी, जो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर हुई अप्रवासियों की वापसी की कार्रवाई। इस ऑपरेशन के तहत लगभग 1.3 मिलियन मैक्सिकन प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा गया। इस घटना की तुलना हम आज के ट्रंप के निर्वासन कार्यक्रम से कर सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्शल प्लान और यूरोपीय प्रवास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय देशों को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता मिली। इस दौरान यूरोप में आर्थिक स्थिरता की कमी के कारण कई यूरोपीय नागरिक अमेरिका चले गए। हालांकि इस प्रवास की प्रकृति अलग थी, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और सहयोग अप्रवासन के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। कोस्टा रिका का निर्णय अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय संकट से निपटने की कोशिश है। ये कदम दिखाता है कि कैसे अप्रवासन नीतियां केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। जिस तरीके से प्रवासियों को भेजा जा रहा था हथकड़ी वगैरह लगाकर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इस तरह की चीजें कई बार हुई है। चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट 1882, ये एक्ट अमेरिका में चीनी प्रवासियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता। ये 19वीं शताब्दी के अंत में कैलिफोर्निया में सोने की खोज और रेलवे निर्माण के दौरान चीनी श्रमिकों के आगमन की प्रतिक्रिया थी। इसने चीनी अप्रवासियों के निर्वासन और उनके पुनर्प्रवेश को कठिन बना दिया, जो कि आज के निर्वासन नीतियों के समान ही है। ब्रेकेरो प्रोग्राम 1942 टू 1964, यह कार्यक्रम मैक्सिको और अमेरिका के बीच समझौता था, जिसके तहत मैक्सिकन कृषि श्रमिकों को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम की अनुमति दी गई, जबकि यह कार्यक्रम वैध था। इसके समापन के बाद कई मैक्सिकन श्रमिक अवैध रूप से अमेरिका में रह गए, जिससे भविष्य में निर्वासन की समस्या उत्पन्न हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे अप्रवासन नीतियों का अस्थायी प्रभाव लंबे समय में बड़े पैमाने पर निर्वासन की नीतियों को जन्म दे। हैतियन बोट पीपल 1917-1980, हैती में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दौरान बड़ी संख्या में हैतियन नागरिक अमेरिका पहुंचने की कोशिश करने लगे, अक्सर समुद्र के रास्ते। अमेरिका ने इन प्रवासियों को वापस हैती भेजना शुरू किया, जो उस समय के निर्वासन नीतियों का एक विवादास्पद उदाहरण। ये ट्रम्प की नीतियों के समान ही दृष्टिकोण दिखलाता है, जहां अमेरिका अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजता है। क्यूबन बोट लिफ्ट, मारियल बोट लिफ्ट के दौरान फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा से बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका जाने की अनुमति दी, जो मुख्यतः मियामी पहुंचे, जबकि कई क्यूबनों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया गया, कुछ को वापस भेजा गया। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे राजनीतिक संकट और अप्रवासन नीतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन ऐतिहासिक उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि अप्रवासन नीतियां कितनी जटिल और अंतर संबंधित होती हैं, जिनके वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों और मानवीय मुद्दों पर बहुत बड़े प्रभाव पड़ते हैं। जिस तरीके से बेड़ी लगे ये भेजा जा रहा था, उसे देखकर भारत में भी बहुत सारा बवाल उठा, और बवाल उठने के बाद इसके बाद भारत ने भी कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को अपनी बहुत सारी चीज़ें दिखलानी थी, क्योंकि ये पहले भी दिखा चुके हैं। अगर मैं लिस्ट उठाऊं तो इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं। 1830, 1950, 1919 से 1920, ये उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां इस तरीके से निर्वासन होता रहा है। पर अब कम से कम ये चीज़ें थोड़ी ठीक तरीके से होंगी। उम्मीद किया जा रहा है कि अगर यहाँ से भेजा जाएगा तो फिर हाथों में बेड़ियां लगकर अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बहुत सारे देशों ने इस बात को उठाया भी था कि जिस तरीके से ये लोगों को भेज रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है और इस तरीके को ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पर अब अमेरिका ने डायरेक्ट चीज़ों को ठीक करने के बजाय अब पनामा, कोस्टा रिका इनके हाथों में रख दिया कि अब यहाँ से तुम भेजो, जितने अच्छे से भेजना है और जितने बुरे से भेजना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से अब उम्मीद किया जा रहा है कि जो लोगों को भेजा जाएगा वो लोग सही तरीके से पहुँच जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।